Hello everyone, I am Alok Sharma, science teacher of New Scientist Stephen Public School, Unit 3rd Agra, and I am going to discuss with D block element, which is the 12th class chemistry chapter. So, in this chapter, we are discussing the different properties of D block element, which is present middle of the modern periodic table. So, let's start. This is the modern periodic table, which is divided into different block like S block, P block, D block, and F block. So the D block element basically present in the middle of the periodic table, which is the start from group third to group 12. Just like that, the scandium is the first element of D block element, and there are the some F block element which is also called as inner d orbital, inner transition element, which is also arises from this D block element. That's why it is called the inner transition element. The D block elements also called as transition elements. Just like that, all D block elements are not transition element, but all transition elements are called D block elements. So this is the overview of the modern periodic table, in which we study the D block elements and F block elements. D and F block elements are both the same part, and which arises from the inner part of the D block element, which is further divided into the two uh, groups, lanthanides and actinoids. And basically actinoids, in actinoids group, all the elements are radioactive in nature. So the D block elements, periodic table belonging to group 3rd to 12, are known as D block element because these elements last electron enter in D subshell or D orbital. The D block element lie between S and P block element in the long form of the periodic table. That what is the transition element? A transition element is defined as one which has incompletely filled d orbital in its ground state or in one of its oxidation state. A transition element should have partially filled n-1 d orbital. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात हो रही है डी ऑर्बिटल्स की. तो डी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वही हैं जो पीरियडिक टेबल में ग्रुप 3rd से 12 तक पाए जाते हैं. और इनका ये जो इनका अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो ये मिडिल में है, एस ब्लॉक के बाद और पी ब्लॉक से पहले, यानी कि एस और पी के बीच बीच में ही ये पाए जाते हैं. अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो ट्रांजिशन एलिमेंट ही डी ब्लॉक का पार्ट होते हैं. तो ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक में अंतर सिर्फ इतना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होती हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पार्शियली फिल्ड्स होती हैं, जिसकी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरी करती है. जैसे हम बात करें जिंक जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये इसकी कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है. अब इसमें बात करते हैं कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इसको कितनी सीरीज़ में डिवाइड किया गया है. तो बेसिकली इसको हमने 4 सीरीज़ में डिवाइड किया गया है. पहली सीरीज़ जो है वो स्कैंडियम से लेकर है जिंक तक है, और यूट्रियम से सेकंड सीरीज़ अगर हम बात करें तो कैडमियम तक, और लैंथनम से लेकर अगर हम बात करते हैं इसमें गोल्ड तक की, तो ये जो है ये सीरीज़ जो बन जाती है वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ बन जाती है. और एक्टिनियम से लेकर अनबिनियम तक ये है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़. यहाँ पर हम पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. तो जब भी इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो सीरीज़ का कंपैरिजन आपस में करते हैं. जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट, उनका उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, उनकी एटॉमिक रेडियस, उन्हीं सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. बेसिकली हमने कितने चार इसको जो डिवाइड किया गया है वो 4 सीरीज़ में किया गया है. हाउ आर डी ब्लॉक एलिमेंट एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डिफरेंट. ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं? ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. यानी कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते, लेकिन जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो डी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल होती है. बेशक वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होती है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल की वजह से ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट.
ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट लाइक जिंक हैव, जैसे मैंने बताया कि उसकी फुल कॉन्फ़िगरेशन होती है डी की इन देयर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में भी, एज वेल इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। उसके बाद अगर हम इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करें तो जनरल जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस और आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कलर्ड आयंस क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने की क्या टेंडेंसी है इनमें, वही सब अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की। यानी कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर 1 मोल मॉलिक्यूल को आप एटम्स में कन्वर्ट करने में आपकी जितनी हीट या जितनी एनर्जी लगेगी वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाती है। जैसे अगर हम इसमें बात करते हैं कि जैसे हम यहाँ पर सीरीज़ का, तीनों सीरीज़ का अगर हम कंपैरिजन देखें तो इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्टार्टिंग में इंक्रीज़ करता है, देन मिडिल में अगर हम बात करें तो स्टेबल है और फिर ये डिक्रीज़ कर देता है। यानी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई, अ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग, सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक एंड हैंस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स इसमें पाए जाएंगे। अगर मिडिल की बात करें एलिमेंट्स में तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इसमें जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हम देखने को मिल रहा है कि इसमें जो पीक है वो हम मिडिल में आ रही है। यानी कि जो सीरीज़ के मिडिल में जो भी एलिमेंट्स हैं वो उनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपेयर देन ज़्यादा होगा उनके आगे वाले और पीछे वाले एलिमेंट से। क्यों? क्योंकि उनमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स ज़्यादा मिलेंगे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बॉन्डिंग कर सकते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बात करें तो ये एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में स्टार्टिंग में ये इंक्रीज, देन बीच में, इसमें भी मिडिल में ये क्या है, ये स्टेबल है, देन इंक्रीज कर रही है। इसका जो रीजन है, इसका न्यूक्लियर चार्ज रीजन है कि अगर जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है उस तरीके से यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट अराइज होने लग जाएगा। जैसे अलॉन्ग द रो nuclear charges increases but the penalty made d subcells has poor shielding effect, so atomic and ionic size remains constant। यानी कि देखा जाए तो पहले एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करेगा इसमें और एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करने के बाद उसके बाद स्टेबल हो जाएगा। वो स्टेबल इसीलिए हो जाएगा कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है उससे क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट जो है अराइज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक दूसरे से ये जो हम बात कर सकते हैं जो न्यूक्लियर जैसे ऑर्बिटल्स को जो अपनी तरफ जो न्यूक्लियस खींचता है और उसके बाद जो इसके खुद में जो रिपल्शन होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से ये दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट ईच अदर करेंगे, जिसकी वजह से कांस्टेंट इनकी एक एटॉमिक रेडियस मिलेगी। उसी तरीके से फिर जैसे ही आगे की तरफ जाते हैं ट्रांजिशन सीरीज में तो फिर ये बढ़ने लग जाता है। The radii of the third 5D series are virtually the same as those of the corresponding member। और 5D यानी कि जो इसका जो सीरीज है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की वो लगभग सेम ही रहेगी इनके। जैसे इस तरीके से हम ग्राफिकली इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है तो उसका एटॉमिक रेडियस देखिए स्टार्टिंग से देन इंक्रीज से ये कांस्टेंट रहेगा, फिर उसके बाद इंक्रीज करता चला जाएगा बिल्कुल ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट। This phenomenon is associated with the intervention of the 4f orbital. The filling of 4f before the 5d orbit results in the regular decrease in atomic radii called lengthened contraction, which essentially compensate for the expected increase in atomic size with the increasing atomic number। यहाँ पर बात आती है कि ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन यानी कॉन्ट्रैक्शन जब भी होता है तो अगर हम बात करें कि अगर एक एटम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न वही जो शील्डिंग इफेक्ट मैंने बताया। लेकिन एक्चुअल में इसका जो मेन कॉज वो ये है कि इसमें 4f ऑर्बिटल जो हैं वो पहले बढ़ जाते हैं और मतलब कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 5d जो रेगुलर जो एक मतलब ट्रेंड है उससे अलग हटके 4f ऑर्बिटल पहले फिल हो जाता है, उसके बाद 5d फिल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा जिसको हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। बेसिकली लेंथेनाइट वाली सीरीज़ है, ऐसे एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन है उसमें एक्टिना, पर उसमें सब में रीज़न यही रहता है कि यहाँ पर ऑर्बिटल्स का न्यूक्लियस की तरफ पास आ जाना ड्यू टू प्री फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल बिफोर द 5d ऑर्बिटल, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा और एक एटॉमिक साइज जो है वो छोटा हो जाएगा।
एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ। द नेट रिजल्ट ऑफ द nth length contraction इज दैट सेकंड एंड थर्ड टी सीरीज एग्जिबिट स्मॉलर रेडियाई, यानी सेकंड और थर्ड सीरीज की अगर हम बात करें तो उनकी रेडियस छोटी मिलेगी। जैसे जिरकोनियम की है 160 और हैफनियम की 159, ये लगभग एक दूसरे के एकदम बराबर ही है, 160 और 159, ये एकदम मतलब सेम एटॉमिक रेडियस में है। तो उसका भी रीजन यही है, ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए इसमें आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फोर्थ पीरियड ऑफ द, ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है। जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, यानी कि इसमें हमें ओवर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और सबसे लास्ट में जो ट्रांजिशन सीरीज में अगर इसमें बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जिंक की सबसे ज़्यादा इसमें। Due to an increase in nuclear charge which accompanies the filling of the inner d orbital, there is an increase in ionization enthalpy along the each series of the transition series element left to right. लेफ्ट टू राइट जैसे मूव करते हैं तो होता क्या है कि इसमें जो d ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसके अंदर जो है एक अगर हम कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे तो ये एक तरीके से इनके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी मुश्किल से रिमूव आउट हो जाएगा। तो यानी कि जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्वायर कर लेंगे और इतना इजीली इसके अंदर से एटम को निकालना मुश्किल हो जाएगा। हाउएवर मैनी स्मॉल वेरिएशंस अगर, लेकिन थोड़ा बहुत एक वेरिएशन है वो, जैसे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, कंपेयर देन टू और थ्री एलिमेंट्स, अगर इस ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे तो छोटा सा वेरिएशन ही मिलेगा। नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंसेस बिटवीन MsD and NS subshell electron from both of the subshell taking part in the bonding। तो जैसे कि इसमें हम वेरिएशन देखने को मिले तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि अगर हम देखें इसमें कि किसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, तो जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो स्कैंडियम है। तो स्कैंडियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जो टाइटेनियम है वो +2 +3 +4 तक शो करता है। वेनेडियम यानी कि +2 +3 +4 +5, तो +5 तक वेनेडियम, V2O3 और V2O5 इसके मोस्ट कॉमन कंपाउंड्स होते हैं। जैसे वेनेडियम ट्राईऑक्साइड और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड देखा होगा। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ये बनाता है वो भी इसी वजह से ही बनाता है कि इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 तक वेरी करती है। उसके बाद क्रोमियम है, क्रोमियम +6 तक, यानी +2 +3 +4 +5 +6 तक इसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करेगी। देन मैंगनीज, मैंगनीज का +2 +3 +4 +5 +6 +7, यानी कि ये +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है। नाउ द आयरन +2 +3 +4 +6, यानी ये आयरन +6 तक शो करेगा। कोबाल्ट है +2 +3 +4, निकेल वैसे ही है +2 +3 और +4, और अगर हम इसकी बात करें कॉपर की तो +1 +2, और जिंक है जो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2। यानी कि अगर इसमें हम बात करते हैं तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के वेरिएशंस हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं और अलग अलग कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। कोई एक कंपाउंड बनाता है, कोई एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम वेनेडियम और क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, निकेल, कॉपर और जिंक की हम देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें बात करते हैं कि द एलिमेंट विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकर्स इन और नियर द मिडिल ऑफ द सीरीज। मैंगनीज फॉर एग्जाम्पल एग्जिबिट ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 टू +7। जैसा मैंने बताया कि इसमें कुछ एलिमेंट जो है वो सिर्फ लिमिटेड नंबर्स तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और कुछ जो है वो +5 +7 तक चले जाते हैं। तो उसका मेन रीज़न भी यही है कि जो ये एलिमेंट जो है वो डी ब्लॉक के मिडिल में प्रेजेंट होते हैं। और मैंने बताया था कि जो मिडिल में है वो उनका जो डी सब शेल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, यानी कि हाफ फिल्ड भी बोल सकते हैं उनको,
जिसकी वजह से क्या होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड्स के साथ अपनी बॉन्डिंग कर सकते हैं, और जितने ज़्यादा कंपाउंड से, ऑक्साइड से, हाइड्राइड से ये अपनी बॉन्डिंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा कि ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को वेरी भी करेगा। इसलिए जो मैंगनीज है वो मिडिल में पाया जाता है। इसकी वजह से मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से +7 तक वेरी करती है। Low oxidation state are found when a complex compound has ligand capable of pi acceptor character in addition to the sigma bond। और लो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो रीज़न है वो इसमें यह है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो ये लिगेंड्स के साथ करते हैं वो पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर कैपेबल करते हैं, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्डिंग हो जाती है। तो जिसकी वजह से वो क्या है कि वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये निकल का एक कॉम्प्लेक्स है और ये आयरन का कॉम्प्लेक्स है, तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द निकल एंड आयरन इज 0। यानी कि लिगेंड्स का अटैचमेंट भी डिपेंड करता है कि किस तरह से अटैचमेंट हो रहा है इनका, उसी हिसाब से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरी करेगी। अब बात करते हैं कलर्ड आयंस की। तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स कंपाउंड आयनिक एज वेल एज कोवलेंट आर कलर्ड इन बोथ सॉलिड स्टेट एंड एक्वस स्टेट। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि हमने देखा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ ही एलिमेंट है जो कम्प्लीटली डी सबशेल रखते हैं, लेकिन मोस्टली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी के अंदर आने का मतलब ही यही है कि उनके जो अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो अनपेयर्ड हैं या हाफ फिल्ड हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये विजिबल रेडिएशन को एक्वायर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और कोई एक पर्टिकुलर रेडिएशन को एमिट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जनरली ये कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं। यानी कि अगर हम इनके कॉम्प्लेक्सेस को भी देखेंगे और इनके सॉल्ट्स को भी देखेंगे तो ये क्रिस्टलाइन कलर्ड नेचर के होंगे। यानी कोई डार्क ग्रीन कलर का है, कोई रेड कलर का है, कोई येलोइश कलर का है। तो इस सब का जो रीज़न है वो सिर्फ यही है स्टूडेंट्स की, यहाँ पर इनका एब्जॉर्वेशन ऑफ विजिबल लाइट, यानी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में ये एक पर्टिकुलर लाइट को एमिट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो कलर्ड कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जनरली ये कलर्ड नेचर के हो जाते हैं। तो जनरली द एलिमेंट्स हैविंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कलर्ड कंपाउंड। तो यही रीज़न है इनका कलर्ड होने का। जैसे इसमें देख सकते हैं कि स्कैंडियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, सोडियम क्रोमेट, वेनेडाइल सल्फेट डाइहाइड्रेट, मैंगनीज क्लोराइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, निकल नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट, कोबाल्ट क्लोराइड, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट। तो देखिए यहाँ पर हमको ये ब्लूइश कलर का, येलो कलर का, ऑरेंज कलर का और पर्पल कलर के एक सॉल्ट्स दिख रहे हैं। ये सिर्फ इसी रीजन की वजह से हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद में ये कलर्ड, क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ द कैटेलिक प्रॉपर्टी। जैसे मोस्टली जो कैटलिस्ट होते हैं जैसे प्लेटिनम हो गया, वेनेडियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये सारे ही हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो कैटलिस्ट जो कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादातर डी ब्लॉक के ही होते हैं, या ज़्यादातर नहीं, मोस्टली ही डी ब्लॉक के होते हैं। वो इनका एक नेचर है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी कंपाउंड कैटलिस्ट कब बनता है, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करे, यानी कि या तो उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें। वो डिपेंड करता है, जैसे हमने देखा था कि पॉइजन्स होते हैं या प्रोमोटर्स होते हैं, वो इनका डिफरेंट नेचर है। लेकिन कैटलिस्ट ऐसा क्या कर देता है ये रिएक्शन के अंदर कि उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है, यानी कि ऑल्टर हो जाती है उस रिएक्शन की। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से, क्योंकि ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, और जब सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं तो रिएक्टेंट काफ़ी ज़्यादा पास आ जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। और ये सरफेस एरिया तभी प्रोवाइड करेंगे जब इनके पास खुद स्पेस हो, यानी खुद अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हो, जिसकी वजह से जो रिएक्टेंट है वो उस ऑर्बिटल के अंदर ऑक्यूपाई करें और अपना कंपाउंड रिएक्टेंट बनाए। इसीलिए ये केवल सरफेस एरिया प्रोवाइड करा के प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इनका कोई रोल नहीं होता, ना ही ये प्रोडक्ट में अराइज होते हैं। इसकी वजह से इनकी जो कैटलिस्ट प्रॉपर्टी है वो बन जाती है। जैसे कोबाल्ट को गैसोलीन बनाने के लिए एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, निकल को हाइड्रोजनेशन में यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स वगैरह में, और हैवर्स प्रोसेस में आयरन का यूज़ किया जाता है, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का भी यूज़ किया जाता है। तो द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर इनकम्प्लीट डी शेल, ये एक बहुत बड़ा कारण है।
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट और जो वेरी करती है इनकी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और लार्ज सरफेस एरिया सबको प्रोवाइड कराते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जब तक कोई सबसे अच्छा कैटलिस्ट तभी बन पाता है जब वो एक लार्ज सरफेस एरिया रिएक्टेंट को प्रोवाइड कराता है। इस वजह से ये जो कंपाउंड्स हैं वो कैटालिक प्रॉपर्टी रखते हैं और कैटलिस्ट फॉर्म करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम फैक्ट्स अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजिशन एलिमेंट एंड हाउ दे कलर्ड फॉर्म, हाउ दे कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कॉम्प्लेक्स भी इसी वजह से फॉर्म करते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और किस तरह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है। सो दीज आर सम general physical properties of d block elements which consist melting, boiling point, atomic size, ionic size, oxidation state and how they vary और transition में difference क्या है. So these are the general information about the d block element. So you have to read this and thank you.